हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना डॉक्टर एसी सर और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ मोशन की नीट पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर। आप पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत बार रिवीजन किया है, बहुत माइनर टेस्ट दिए हैं, सेमी मेजर और अब तो मेजर का टाइम आ चुका है। लेकिन आपकी नीट की प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो होता है कि क्या आप लास्ट 10 ईयर्स के नीट पीवाईक्यूज़ को इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बार बार उन एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व किया जिसकी वजह से आपको पीवाईक्यूज़ के आंसर याद हो जाते हैं, फिर टेस्ट वगैरह में जब भी वो पीवाईक्यू पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट उनका आंसर लगा देते हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए, क्या वही सेम पीवाईक्यू आने वाली नीट में आएगा? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज अलग हो सकती है, ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पर काम आएगी कि आपकी उन क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कैसी है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज हम जूलॉजी का ये चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक अच्छी बात ये भी है यहाँ पर कि कभी भी एनटीए अगर एनसीईआरटी के बेस पर कुछ स्ट्रगलिंग देती है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी चैप्टर से होते हैं। अच्छे क्वेश्चंस जिन्हें बोला जाता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही टफ करके या थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाकर भी अगर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से होती है। तो क्या आप रेडी हैं? तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है और इसमें मैच द कॉलम्स के बेसिस पर ये पूछा गया है। स्पर्म के बारे में ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप स्पर्म के स्ट्रक्चर सभी जानते हैं कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। हेड और मिडिल पीस के बीच में एक नैरो पार्ट होता है जिसे कहते हैं नेक। तो हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। मिडिल पीस वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की नेबेनकन शीथ होती है और हेड और मिडिल पीस के बीच में जो नैरो नेक होती है उसमें पाए जाते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। और टेल में जो कि एक लॉन्ग सीलिया है या फ्लैजुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म मूवमेंट करता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हेड ऑफ स्पर्म की अगर बात करें तो देखो इजीली मैच होगा जेनेटिक मटेरियल से, क्योंकि हेड में पाया जाता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल। मिडिल पीस, जैसा मैंने बताया कि मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नेबेनकन शीथ होती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब मिडिल पीस के लिए आंसर जाएगा एनर्जी। फिर आता है एक्रोसोम, जो हेड के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पर होता है, जिसे बोला जाता है एंटीरियर न्यूक्लियर कैप या गेलिया कैपेटिस या एक्रोसोमिक कैप, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा नाम की एग मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन्हें पेनिट्रेट करने में काम करते हैं। टेल के लिए मैंने बताया कि वो एक लॉन्ग सीलिया या बोल दो एक फ्लैजेला है जो कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर बनाता है स्पर्म को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी। तो अब आपके सामने ये सारे के सारे मैच हो चुके हैं। तो देखिए, ए का होना चाहिए 4, तो ए का हो रहा है 4। बी का होना चाहिए 3rd, तो बी का हो रहा है यहाँ पर 3rd। सी का होना चाहिए 1, तो 1, और डी का होना चाहिए 2nd, तो 2nd। द राइट आंसर इज 1st। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर नीट ने पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, हालांकि ये मैच द कॉलम क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। वो इजी इसलिए होते हैं कि अगर आप सारी मैचिंग भी नहीं कर पा रहे, अगर आपने 2 भी मैच कर लिए तो भी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी नीट 2025 का ही क्वेश्चन है और इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आपको फाइनली ये चेक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, या बोल दो एट द एंड ऑफ 3rd मंथ, या बोल दो इन द एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। हालांकि उन्हें डेवलप होने में अभी बहुत टाइम लगेगा लेकिन फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए राइट स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8th वीक। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा। अगर पहला हमने सही माना है तो डेफिनेटली मेजर ऑर्गन सिस्टम जो 12th वीक के एंड तक बनते हैं 8th वीक के एंड तक नहीं बनते, तो बी स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ गेस्टेशन। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है।
दैट इज अ राइट स्टेटमेंट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ये भी बिल्कुल सही बात है। लिम्ब और डिजिट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सेकंड मंथ के एंड से स्टार्ट होता है। चलिए फिर इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ द हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ। अगेन एनसीईआरटी की लाइन, बिल्कुल डेवलपमेंटल समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि जो फाइन हेयर्स हैं बच्चे की बॉडी पर वो डेवलप होते हैं 5th मंथ तक आते आते। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको? ए, सी, डी, ई। और ए, सी, डी, ई आपके पास कौन से ऑप्शन में अवेलेबल हैं? तो दैट इज 4th ऑप्शन। तो क्या इस बात से सहमत हैं सभी? क्या आपके ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गए हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और अगेन एक बार देख लेते हैं, 2025 का ही क्वेश्चन है। देखिए 2025 का जो नीट का बायोलॉजी का पेपर था तो बहुत, अगर देखा जाए तो ईजी ही बोलूँगा मैं, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन लेंदी था। वो लेंदी क्यों था? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो इनको एनालाइज करने में बच्चों को टाइम लग गया था। तो बच्चों को बायोलॉजी में प्रॉब्लम ये आई थी कि उनकी स्पीड नहीं बन पाई थी। तो हमें क्या करना है ना कि कोई भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी इतनी परफेक्शन, इतने अच्छे से हमें चीज़ें याद और समझ में होनी चाहिए कि हमें किसी एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसे एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। हम एक स्टेटमेंट रीड करें, एक बार रीड करने से ही हम उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी के पेपर को बैठकर 90 मिनट्स दे रहे हैं या मोर देन 90 मिनट्स दे रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हमारा तो बायोलॉजी का पेपर अच्छा हो गया, बायोलॉजी का पेपर तो ईजी था। अगर कोई बच्चा 90 मिनट्स लगाकर बायोलॉजी में 320, 340 मार्क्स ले भी आया तो वो कोई सेंस नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि हमें इस बायोलॉजी के पेपर को 50-55 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के लेंदी पेपर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखते हुए एक बार स्टेटमेंट को इतना अच्छे से पढ़ो कि उसी के अंदर एनालाइज हो जाए। तो देखो क्या कह रहे हैं, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। जितने भी प्राइमरी oocyte ओवेरी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवेरियन कॉर्टेक्स में बनते हैं उन सभी में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, जो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। जबकि मेल के अंदर वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, वो मियोटिक डिविजन्स स्टार्ट होते हैं कहाँ आकर? प्यूबर्टी आने पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के कंपैरिजन में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरा, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। फीमेल में क्या हो रहा है, जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है फर्स्ट वाला तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में। फिर वो कंप्लीट कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आकर सेकेंडरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन यानी ऊलेमा से स्ट्राइक करता है। मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, हैंड टू एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 भी कंप्लीट होगा और वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि फीमेल के oogenesis में मेल के कंपैरिजन में जो गैप होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, वो अरेस्ट होने की वजह से ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। तो इसका मतलब मेल्स में कंपेयर टू फीमेल्स ये गैप शॉर्टर होगा। फिर द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। बिल्कुल सही बात है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है और उसी टाइम फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लिख दिया है प्राइमरी oocyte, जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, इसका मतलब सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये तो पढ़ते ही रॉन्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम है, जो ब्लीडिंग फेज के अंदर एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होकर अलॉन्ग विद द ब्लड शेड होती है, वो एलएच सर्ज की वजह से थोड़ी ना होती है, वो तो सेक्स हार्मोन विड्रॉल स्पेशली प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से होती है। तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स में से केवल अभी तक 2 ही स्टेटमेंट सही मिले हैं, ए एंड बी। तो जरा गौर फरमाइए, आंसर क्या कर दें इसका? ट्रू स्टेटमेंट पूछे है ना, तो ए और बी कैसे स्टेटमेंट हो गए हैं?
ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर? 4 to 5। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस। अभी हालांकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आएगा जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, उसके PYQ भी सिखाए जाएंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये जो पूरी यूनिट है मिलाकर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अनएक्सपेक्टेडली नीट 2025 में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर 1 वर्ड आंसर, बहुत ही कम पूछे गए थे। तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज, दैट इज सिंपली नोन एज मेनार्क। ठीक है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। देखो, 2 टर्म होती है, मेनार्क और थैलार्क। मेनार्क का मतलब होता है कि जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पहली बार स्टार्ट होता है, दैट इज मेनार्क। और थैलार्क का मतलब होता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट शुरू होता है, दैट इज नोन एज थैलार्क। तो ये दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एंड ये भी नीट 2025 का ही क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे और काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नीट 2025 में इस चैप्टर से पूछे गए थे। ट्विंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलो पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि ट्विंस होते कितने टाइप के हैं बेसिकली। तो आप जानते होंगे 2 तरह के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि एक ही जाइगोट बनता है, एक ओवम और एक स्पर्म के फ्यूजन से। लेकिन जब उस जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अगर उस एम्ब्रियो के 2 टुकड़े हो जाएं तो एम्ब्रियो के वो दोनों टुकड़े, क्योंकि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, इंडिटर्मिनेट क्लीवेज है, तो वो दोनों ही एम्ब्रियो के टुकड़े इंडिविजुअल बॉडी में डेवलप हो जाते हैं जिनका जीनोटाइप सेम होगा। तो इसका मतलब ऐसे जो ट्विंस बनेंगे वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, और इन्हीं को कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन एक खास बात, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर जो दोनों बच्चे हैं या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। एक मेल और एक फीमेल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्विंस आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विंस, जो उसमें एक बॉय है और एक गर्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन होते तो जेंडर सेम होता। हाँ, जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिसमें 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं, 2 अलग अलग ओवम के 2 अलग अलग इंडिविजुअल स्पर्म से फर्टिलाइज होने पर, उसमें ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मेल और फीमेल मिल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी केवल किस में है? डाइजाइगोटिक ट्विंस में। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं है। तो द आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस? नो, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। यस, डाइजाइगोटिक ट्विंस का ही दूसरा नाम होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, इसलिए हम आंसर पर जाएंगे सेकंड। बाकी और भी ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है, इन विट्रो हो चाहे इन विवो हो, ट्विंस तो दोनों तरीके से बन सकते हैं। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, नो, क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विन है, यानी फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। तो हम इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जेनेटिक मटेरियल की सेम यानी आइडेंटिकल होने की बात जो करते हैं वो किस में करते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। एक तरीके से जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं वो तो नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह हैं, जो एक ही पेरेंट्स के अलग अलग गैमीट से बने हुए बच्चे हैं। बस डाइजाइगोटिक ट्विंस ऐसे सिबलिंग मान लीजिए जो एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट यूट्रस में साथ हुआ था, लेकिन उनमें उतने ही जेनेटिक वेरिएशन होंगे रिकॉम्बिनेशन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो नॉर्मल सिबलिंग्स में होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी हम नहीं मान पाएंगे। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस यानी डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी देखिए लेटेस्ट ही क्वेश्चन है नीट 2024 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? वाओ, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं। द लेटरल मोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जो कि फनल शेप्ड होता है, जिसे हम फैलोपियन फनल भी कहते हैं या फिम्ब्रिएटेड एंड भी कहते हैं, दैट इज नॉन एज इन्फंडिबुलम। तो दिस इज द लेटरल मोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला, ये सबसे लार्जेस्ट और डायलेटेड पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। आप पढ़ते भी हैं कि इसी एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। इस्मस, जो लॉन्ग पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, नैरोअर पार्ट है। यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस यूटेरस का पार्ट है।
यूट्रस के हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। जो अपर डॉम शेप पार्ट होता है दैट इज फंडस, बीच का लार्जर पार्ट जो होता है वो कहलाता है बॉडी, और जो लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कहलाता है सर्विक्स। तो इसका मतलब यूट्राइन फंडस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, नॉट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। दैट्स व्हाई द आंसर इज थर्ड, क्योंकि इसने पूछा है कौन फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, तो सीधा सा आंसर है दैट इज यूट्राइन फंडस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन। तो देखिए असर्शन क्या कह रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही बात है कि इन्फेंट के इनिशियल पीरियड की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी मानी जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। याद है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो कि सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, और वो पैसिव इम्यूनिटी देती है ग्रोइंग इन्फेंट को, कई तरह के इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इनिशियली इन्फेंट की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मैंडेटरी मानी जाती है। तो देखो इसके लिए रीज़न क्या लिख रहे हैं कि कोलेस्ट्रम, जो इनिशियल टाइम पर ब्रेस्ट मिल्क रिलीज होता है, जो थोड़ा थिक मिल्क होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो बेसिकली ज़्यादा होती हैं कौन सी, IgA टाइप की एंटीबॉडीज़, जो कि एसेंशियल हैं बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। तो ठीक बात है, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन जा रहा है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो देखिए आगे शायद यही पूछा गया है, बिल्कुल सही बात, असर्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, नो, असर्शन इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, नो। चलो थर्ड है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। यस, द राइट आंसर इज थर्ड। चलेगा? तो क्या सभी बच्चे इस बात को पिक कर पा रहे हैं? बड़ा ही बेसिक्स और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं असर्शन एंड रीजन से। देखो हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं असर्शन एंड रीजन की, छोटे मोटे टेस्ट जो होते रहते हैं, इसके अलावा अभी जो मेजर टेस्ट्स भी चल रहे हैं सब के अंदर असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने एक बहुत ही कॉमन बात बच्चों में देखी है कि वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से परेशान रहते हैं। और परेशान भी किस जगह रहते हैं कि वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि असर्शन क्या है, सही है कि नहीं है, रीज़न सही है कि नहीं है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसमें बच्चों को परेशानी रहती है। मैं बार बार बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि जो प्रैक्टिस के लिए आपके टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिए जाते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो कई बार उसमें बच्चे परेशान रहते हैं, उनको एम्बिग्यूटी फील होती है, एम्बिगुअस फील होते हैं उनको ऑप्शंस। लेकिन मैंने हर बार बच्चों को एक ही बात बोली है कि नीट में जब असर्शन रीजन आएगा और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल असर्शन रीजन से परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब इसमें भी 2 स्टेटमेंट आ गए हैं, लेकिन इसके अंदर देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये नहीं बताना है, इसमें बस ये बताना है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इवन अगर हम कहें कि किसी फीमेल में हाइमन प्रेजेंट है तो क्या हम 100% बोल सकते हैं कि वो फीमेल वर्जिन है, सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार कोइटस के बाद भी हाइमन बची रह जाती है। यूजुअली हाइमन ड्यूरिंग कोइटस रिमूव हो जाती है, बट कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर आफ्टर कोइटस भी हाइमन प्रेजेंट रहती है। तो इसका मतलब अगर हाइमन प्रेजेंट है तो ये 100% इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वो फीमेल वर्जिन है। और दूसरा, ये सेक्सुअली एक्सपीरियंस होने के लिए भी एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है कि मान लो हमने कहा कि किसी फीमेल के अंदर हाइमन यूजुअली फर्स्ट क्वाइटस के टाइम वी टर्न आउट होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि बिना किसी सेक्सुअल एक्सपीरियंस के, बिना किसी क्वाइटस के भी आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हाइमन रिमूव हो सकती है, टीयर हो सकती है। लाइक किसी एथलेटिक एक्टिविटी से, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, या किसी इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन जो वेजाइनल ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। इसमें गड़बड़ क्या कर दी, ओनली लगा के। मैं बार बार क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हाइमन यूजुअली फर्स्ट क्वाइटस के टाइम रिमूव हो सकती है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि विदाउट इंटरकोर्स भी हाइमन क्या हो जाती है, टॉर्न हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसने क्या गड़बड़ कर दी सेकंड स्टेटमेंट में ओनली लिख के। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो
इसमें पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, द राइट आंसर इज फर्स्ट। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली पिक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। एक छोटा सा हार्मोनल फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको बताया गया है क्या, ये GnRH, आप जानते हैं GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करता है और वहाँ से वो दो तरह के गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाता है, एक होता है LH तो दूसरा होता है FSH। अब ये FSH और LH ये हैं गोनेडोट्रोपिन्स, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर गोनेड्स की सेल पर जाके एक्ट करेंगे। अगर मेल है तो टेस्टिस पर और फीमेल है तो ओवेरी पर। जैसा कि हम यहाँ पर इस फ्लोचार्ट को देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेल को कंसीडर किया हुआ है, इसका मतलब ये LH और FSH टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि टेस्टिस में LH की जो टारगेट सेल होती है वो होती है लीडिक सेल, तो ये हो गई लीडिक सेल, या इसी को मैं बोल सकता हूँ इंटरस्टिशियल सेल। और उसकी वजह से ये लीडिक सेल रिलीज करती है एंड्रोजन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। जबकि जो FSH हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन FSH, वो टेस्टिस की सर्टोली सेल पर जाकर एक्ट करता है। और आपकी NCERT कहती है कि FSH की वजह से सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं सम फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चे, स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सर्टोली सेल से रिलीज होने वाले सम फैक्टर्स जिन्हें रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी का गोनेडोट्रोपिन FSH। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर ABCD चारों चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब इसी के बेसिस पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो, सीक्वेंस में पूछा उसने कि आपको ABCD को आइडेंटिफाई करना है, तो A हो गया FSH, B हो गई लीडिक या इंटरस्टिशियल सेल, C हो गई सर्टोली सेल और D हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखो A हो गया FSH, B हो गई लीडिक सेल, C हो गई सर्टोली सेल और जो D प्रोसेस है वो हो गई स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन चुका है थर्ड। चलेगा बच्चों? तो इस तरह से ध्यान रखना, NCERT की लाइनें हैं लेकिन एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन 2024 का क्वेश्चन है। क्या करा गया इसके अंदर, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, देखो इस तरह से देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स दैट इज रिलेटेड विद पार्चुरेशन, तो ए मैच होगा थर्ड से। फिर आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है HCG। तो बी मैच हो रहा है किसके साथ, सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन HCG। फिर आता है कोलेस्ट्रम, ये अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया भी था। कोलेस्ट्रम जो इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो थोड़ा थिक मिल्क होता है, जिसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, जो अर्ली स्टेज में इन्फेंट को, नियोनेट को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो सीधी सी बात, सी मैच हो रहा है फर्स्ट से, दैट इज सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। फिर आता है फिम्ब्री। फिम्ब्री हमने अभी थोड़ी देर पहले फैलोपियन ट्यूब के क्वेश्चन में देखा था। द लेटरल मोस्ट एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज इन्फंडेबुलम, दैट इज ऑल्सो नॉन एज फैलोपियन फनल बिकॉज दैट इज फनल शेप पार्ट। और उसी फनल शेप पार्ट के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें कहते हैं फिम्ब्री, जो ओव्यूलेशन के बाद ओवम के कलेक्शन में रोल प्ले करती है। तो फिम्ब्री फैलोपियन ट्यूब के लेटरल मोस्ट एंड पे मिलेगी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो अब हमारा यहाँ पर कॉलम मैच हो चुका है। ए मैच होगा फोर्थ से, बी मैच होगा, सॉरी, ए मैच होगा थर्ड से, बी मैच होगा फोर्थ से, सी मैच होगा ए से और डी मैच होगा सेकंड वाले ऑप्शन से। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ए वाला किसके साथ मैच हो रहा है, ए वाला मैच हो रहा है थर्ड से, बी वाला मैच हो रहा है फोर्थ से, सी वाला मैच हो रहा है वन से और डी वाला मैच हो रहा है सेकंड से। तो द राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें डॉट टू डॉट कनेक्ट करनी है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, फिर से एक क्वेश्चन आया नीट 2024 का, और इस नीट 2024 के क्वेश्चन में भी आपको अगेन क्या करना है, मैच द कॉलम्स हैं। ये आ चुके हैं क्वेश्चन किससे रिलेटेड, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा आर्टिकल आपके NCERT में लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमन एंड लेबिया मेजोरा। तो मोन्स प्यूबिस, प्यूबिस बोन के जस्ट सामने
बाहर की तरफ पाए जाने वाली स्किन का रीजन है, जिसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर प्यूबिक हेयर्स भी ग्रो करते हैं। तो मोन्स प्यूबिस क्या है, ये देखिए, फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स। तो ए मैच हो रहा है किससे, सेकंड से, ठीक है। फिर आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो एक पेनिस के होमोलोगस स्ट्रक्चर है, होने को तो क्लाइटोरिस भी पेनिस की तरह इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, उसमें भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि इरेक्टाइल सिलेंड्रिकल मासेज है वो पाए जाते हैं, लेकिन पेनिस के कंपैरिजन में उनका डायमीटर और लेंथ बहुत कम होती है। क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, जिसके टर्मिनल सेंसरी एंड पर बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाइटोरिस फीमेल में सेक्सुअल डिजायर के एग्जैजरेशन में रोल प्ले करती है। फिर हाइमन का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ही था कि एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को बाय बर्थ कवर करके रखती है, और यूजुअली ये एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉइटस रिमूव हो जाती है, लेकिन मैंने बताया कि विदाउट कॉइटस भी रिमूव हो सकती है। अब आती है लेबिया मेजोरा की बात। लेबिया मेजोरा वेजाइना और यूरेथ्रा की ओपनिंग पर दोनों तरफ पाए जाने वाले स्किन के थिक और फ्लैशी फ्लैप्स या फोल्ड्स हैं जो पार्शियली उन दोनों ओपनिंग्स को कवर करते हैं। तो ये मैच हो जाता है ए फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। तो अब आपके सामने ये कॉलम मैच हो चुका है। फर्स्ट मैच हो रहा है किससे, सेकंड से, यानी ए मैच हो रहा है सेकंड से, बी मैच हो रहा है थर्ड से, सी मैच हो रहा है फोर्थ से, और डी मैच हो रहा है ए से। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर देखना चाहें तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा ए सेकंड से मैच हो रहा है, बी थर्ड से मैच हो रहा है, सी फोर्थ से मैच हो रहा है, और डी वन से मैच हो रहा है। तो आपका आंसर आ चुका है ए। चलेगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल, सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अब आ गया अगेन नीट 2024 का एक असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो क्या लिखता है यहाँ पर असर्शन में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th डे। सही बात है, ओव्यूलेशन मिड साइकिल पर लगभग 14th डे पर होता है। अगर हम आइडियल ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज लेकर चलें तो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिड साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन होता है। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और हम सब जानते हैं कि इस ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH सर्ज, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, और रप्चर होने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि उसने क्या किया है, असर्शन के ओव्यूलेशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल असर्शन रीजन है। आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अगेन नीट 2024। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रेवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। यानी सीक्वेंस बतानी है। आप सभी जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो लोब्स होते हैं 15 to 20 लोब्स, हर लोब के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई, या ऐसी नहीं, जिनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जिन पर प्रोलैक्टिन हार्मोन के इफेक्ट से मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है, जो एल्वियोलर कैविटी में आकर सिक्रीट होकर फिल्ड अप हो जाता है। उसके बाद मेमोरी एल्वियोलाई से वो मिल्क किस में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, देन मेमोरी डक्ट्स में, देन मेमोरी एम्प्यूला में, और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में। तो सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर क्या बनेगा, मिल्क बनेगा। उसके बाद वो किस में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से किस में जाएगा, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से किस में जाएगा, मेमोरी एम्प्यूला में, और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो आपके सामने मैंने सीक्वेंस लिख दी है, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही सीक्वेंस है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, सी से स्टार्ट होगी कहानी। ये लो फर्स्ट नंबर, सी के बाद आना चाहिए ई, तो ये रहा आपके सामने सेकंड ऑप्शन, सी के बाद ई है, फिर ई के बाद आ गया ए, सॉरी कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन, नहीं, क्योंकि सी के बाद ई आएगा तो ई के बाद ए आना चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन में है। तो सी के बाद ई के बाद ए, ये रहा, ए के बाद डी, और डी के बाद बी। तो राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में इनिशियली दो वाले तो दोनों में ही सही हैं, लेकिन आगे गड़बड़ कर रखी है। सेकंड वाले ऑप्शन में ई के बाद बी लिख रखा है, जबकि ई के बाद ए आना चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि ई के बाद ए आना चाहिए। तो राइट आंसर इज थर्ड। तो बहुत ही बेसिक सी सीक्वेंस है, ईजिली आप पिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन
ये आ गया क्वेश्चन आपका नीट 2023 का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह आइडेंटिफाई नहीं करना है, बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, वास्ट डेफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट। सभी बच्चे जानते हैं कि जो दोनों वास्ट डेफरेंस होती हैं वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में इन द फॉर्म ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती हैं, लेकिन उस वास्ट डेफरेंस को इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से कंसीडर करते हैं, जब उस वास्ट डेफरेंस में सेमाइनल वेसिकल डक्ट आकर ओपन हो जाती है। तो दोनों के यूनियन से जो फाइनली डक्ट बनती है दैट इज नॉन एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। बिल्कुल सही बात है, जो सर्विक्स है उसकी कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। देखिए सर्विक्स भले यूट्रस का लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट है, लेकिन सर्विक्स के अंदर जो स्पेस है या कैविटी है उसको, या जो ल्यूमन है उसको यूट्राइन कैविटी का पार्ट नहीं माना जाता है। दैट इज सिंपली नॉन एज सर्वाइकल कैनाल और अलॉन्ग विद वेजाइना इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहाँ मिल रहा है सर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो द राइट आंसर इज 4th, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, नीट 2023 का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही बात। आपने यूथेरियन मैमल्स पढ़े होंगे। यूथेरियन मैमल्स में होते हैं प्राइमेट मैमल्स, जिससे आ जाते हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, जैसे जो दूसरे ऑर्डर्स हैं क्लास मैमेलिया के, नॉन प्राइमेट मैमल्स, जिसमें आप ऐसे मान लो ना आगे ना बाकी गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट मैमल्स। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो ईस्ट्रस साइकिल होता है। फ़र्क ये होता है कि जो प्राइमेट मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है वो एक रेगुलर साइकिल है जो पूरे साल चलता है, वो किसी ब्रीडिंग सीजन पर डिपेंड नहीं करता। जबकि जो नॉन प्राइमेट मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, आपने देखा भी होगा बाकी जानवरों के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, उस ब्रीडिंग सीजन में ही उन फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते हैं और ऐसे साइकिल को कहा जाता है ईस्ट्रस साइकिल। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल मिलेगा। फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। नो, गलत। इसमें क्या गलती है, ये बात तो सही है कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के ऊपर स्टार्ट होगा, लेकिन ये मेनोपॉज नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मेनार्क। अभी इसके नीट 2025 पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो पूछा गया था थोड़ी देर पहले, 2025। देखो ऐसे रिलेट होता है। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा गया है, जिसके अंदर हम समझ गए हैं कि ये मेनोपॉज नहीं है, मेनार्क है। और इसी क्वेश्चन को नीट 2025 में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। चलिए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यस, अगर कोई फीमेल है जो नॉर्मली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल थी, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे थे, लेकिन अचानक उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस कॉइटस की हिस्ट्री भी होनी चाहिए प्रीवियस साइकिल में। तो यस, इन जनरल लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम या मेंस्ट्रुएशन को हम इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी मान सकते हैं। इसको कंफर्म कर लिया जाता है फिर यूरिन में या ब्लड में एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करके, दैट इज नॉन एज प्रेगनेंसी टेस्ट। फिर साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। बिल्कुल सही बात है। फीमेल में मेनार्क यानी प्यूबर्टी आने पर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वहां से लेके कब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज पर आकर फीमेल्स में परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज मेनोपॉज। तो कब से कब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चले, मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक। तो दैट इज राइट स्टेटमेंट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही मिल गए आपको ABCD इन चारों स्टेटमेंट्स में से, ACD। तो अगर ऑप्शन देखें तो ACD ओनली। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया सभी बच्चों का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी कार्यक्रम में। बढ़िया शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। नीट 2023 का ही क्वेश्चन है। अगेन असर्शन रीजन है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही बात। ये जो यूट्रस के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिकल चेंजेस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। किसके लिए डेवलप होती है, प्रेगनेंसी के लिए, जो किसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के लिए। और आप जानते हैं कि एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में एंडोमेट्रियम पर आकर इंप्लांट होता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है असर्शन का। रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये बात भी सही है
कि जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सपोज जो ओव्यूलेशन के टाइम ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में गया और अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई एम्ब्रियो फॉर्म होगा ही नहीं। एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा तो कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि एलएस तो प्रोजेस्टेरोन के नेगेटिव फीडबैक से फॉल हो ही जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से रिलीज होने वाला एचसीजी हार्मोन। अब क्योंकि एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं हुआ तो एचसीजी हार्मोन आया ही नहीं, तो एलएच फॉल हो चुका है, एचसीजी आया नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला कोई भी हार्मोन नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल हो जाएगा और एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से डिसइंटीग्रेट होकर डीजनरेट होकर शेड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बट अब आगे देखते हैं ऑप्शन क्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। बिल्कुल सही बात। क्या खास बात है? दोनों स्टेटमेंट सही थे। एक में तो क्या बताया गया है, एक में बताया गया है कि एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है और दूसरे में बताया गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो आगे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल, बहुत बार कह चुका हूं, नीट के अंदर जो एआर क्वेश्चन आएंगे बड़े ही सिंपल आएंगे। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही आइडेंटिफाई हो गए तो इजीली आप पिक कर जाएंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, नीट 2022 का क्वेश्चन, बट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, दिखा के लाऊं आपको। थोड़ी देर पहले जब नीट 2025 के क्वेश्चन कर रहे थे तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये देखिए, आओ 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 देखो जरा, ये रहा, ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। द रिडक्टिव डिवीजन, रिडक्टिव डिवीजन मतलब मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल। पहले ही कहा था कि फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। बात अलग है कि वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो हो जाता है। तो क्या बोला था हमने, oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो 2025 पर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे कब? नीट 2022 में। ये देखिए फाइनली नीट 2022 का क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट होकर अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कहता हूं मैं कि आपको ये PYQ करने इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, ऑप्शंस चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस PYQ के आंसर रट गए, हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आ सकता है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है नीट 2022 का ही क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है तो बेसिकली NCERT से फ्रेम, लेकिन थोड़ा सा ना NCERT के स्टेटमेंट में एनटीए ने ट्रिक कर दिया। देखिए इसका स्टेटमेंट 1 पढ़िए, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जबकि आपकी NCERT लिखती है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो गए थे। जो बच्चे NCERT के स्टेटमेंट को रट के चले जाते हैं उनके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ NCERT में फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ लिखा हुआ है इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हो गई ना गड़बड़। तो इसलिए कई बार है ना हमें NCERT की लाइनों को समझ के ही आंसर करना होता है। रटी रटाई लाइन से, इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप पूरा स्पर्मिएशन का प्रोसेस समझें। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो ये पूरी प्रोसेस सर्टोली सेल के साथ एसोसिएटेड होती है। यानी जो स्पर्म्स बनते हैं वो सर्टोली सेल से चिपके हुए रहते हैं। जब स्पर्म को बाहर निकलना होता है तो सबसे पहले वो सर्टोली सेल से लिबरेट होते हैं। सर्टोली सेल से स्पर्म लिबरेट होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में आते हैं, यानी इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं, यानी लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये पूरी प्रोसेस स्पर्मिएशन प्रोसेस है। तो इसमें तीनों बातें सही हैं। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, यस। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस। और लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सही है। तो इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गलत थोड़ी ना
एनसीईआरटी ने फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, लेकिन इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी गलत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे एग्जाम के बाद कि सर एनसीईआरटी में तो फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा है, इसमें इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा है, तो ये तो गलत हो गया ना। नहीं, उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने केवल एक पार्ट स्पर्मिएशन का लिखा है। स्पर्मिएशन की पूरी प्रोसेस में आपको समझा चुका हूं, तो इस स्टेटमेंट को सही कंसीडर किया जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नो, अभी बताया मैंने कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना तो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो गई। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, जिसमें स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये रहा आपके सामने सेकंड ऑप्शन। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड। चलिए, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है। Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? अब देखो, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे 2025 में भी पूछा गया? देखो इधर आओ, ये जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 2025 का, ये रहा, इसमें भी तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस ही पूछा गया था। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्या बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको PYQ करने से यही फायदा मिलता है कि आपको एनटीए की अप्रोच पता चलती है कि वो किस तरह के टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके जाइए। जरूरी नहीं है सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शंस अलग मिलेंगे, लैंग्वेज अलग मिलेगी, लेकिन अगर आपकी वहाँ पर उस टॉपिक पर कमांड है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अब जो हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन आया है, तो देखो इसमें डिफरेंस किस में पूछा गया है। इसने डिफरेंस पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो वो स्टेटमेंट सही होना चाहिए, बट oogenesis के लिए सही नहीं होना चाहिए। तो देखो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। ये तो दोनों के लिए सही है ना, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों के अंदर हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये स्टेटमेंट किसी एक के लिए सही है और किसी एक के लिए गलत है, ये तो दोनों के लिए सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, डिवीजन के बाद जब स्पर्मेटिड बनता है, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, क्या बनता है? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड के बाद फिर सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन होता है, जिससे स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में, जबकि oogenesis में ऐसा नहीं है। क्योंकि oogenesis के अंदर तो मियोसिस 2 कंप्लीट होकर डायरेक्ट क्या बनता है? ओवम। लेकिन वहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, तो इसके लिए स्टेटमेंट बी को सही माना जाएगा। फिर मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशन। ये चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो कंटिन्यूअसली जो माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, उनके अंदर मियोसिस आगे चलता रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहेगा। लेकिन oogenesis में तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही सारे के सारे प्राइमरी oocyte फॉर्म हो जाते हैं, और फिर सब में ही मियोसिस 1 स्टार्ट होकर प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। तो अगेन दिस सी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis। फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों के लिए सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी FSH-LH से कंट्रोल होता है और oogenesis भी FSH-LH से कंट्रोल होता है। ये दोनों के लिए सही है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम इसका आंसर चूज नहीं करेंगे। फिर इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर इनिशिएट होता है, लेकिन oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही इनिशिएट हो जाता है। तो अगेन ई स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। तो फाइनली इन 5 स्टेटमेंट में से ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही साबित हो रहे हैं, लेकिन oogenesis के लिए सही साबित नहीं हो रहे हैं? BCE। तो BCE ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसकी लैंग्वेज में ही उलझ जाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे, तो बड़ा ही ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2021 का, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमेलियन एग आर प्रेजेंट ऑन जोना पैलिसिडा। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म जब एग से टकराता है तो स्पर्म के एक्रोसोम से एक्रोसोमल रिएक्शन होकर जोना लाइसिन यानी एक्रोसिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। वो तभी रिलीज होता है जब स्पर्म की सरफेस के मॉलिक्यूल्स एग के जोना पैलिसिडा के ZP3 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ZP3 रिसेप्टर किस पर पाए जाते हैं? जोना पैलिसिडा पर। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एग की सरफेस पर स्पर्म के लिए जो ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? जोना पैलिसिडा पर। यह बात डायरेक्ट NCERT में लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। थोड़ा सा NCERT के ही कॉन्सेप्ट्स को कई बार एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछ लिया जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज नीट 2021 क्वेश्चन। और देखिए यही क्वेश्चन AIPMT 2015 में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन विदाउट चेंज इन एनी वर्ड, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है। तो विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो आप अगर अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की NCERT वाले चैप्टर में समरी में जाकर जब पार्चुरेशन को रीड करते हैं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन इंक्रीज्ड। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है किससे? फुल्ली डेवलप फीटस से। उस कॉर्टिसोल की वजह से सेक्स हार्मोन रेशियो रिवर्सल होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन रेशियो हाई होता है, लेकिन कॉर्टिसोल की वजह से ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो हाई हो जाता है। इससे ईस्ट्रोजन तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से यूट्राइन वॉल में सिंथेसाइज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है ये पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो का रिवर्सल हो गया, तो पहले प्रोजेस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन रेशियो आई था, अब इंक्रीज हो गया ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो। तो दिस इज राइट फॉर पार्चुरेशन इनिशिएशन। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। यस, प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, वहीं से मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे माइल्ड वाले, और उसी से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होगा। ऑक्सीटोसिन जानते हैं पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। यहाँ पर जितने ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक जाएगी और वो और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए करेक्ट है। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा एंड दैट इज फर्स्ट, क्योंकि प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन के इनिशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसाइजिंग और सिक्रेटरी हार्मोन है, ये तो आफ्टर पार्चुरेशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क बनाने और सिक्रीट करने का काम करेगा। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? आंसर फर्स्ट। लेकिन ये तीनों चीजें पार्चुरेशन के इनिशिएशन से रिलेटेड हैं, ये पता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2021 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? आपके NCERT की लाइन है, सीधा सीधा सा आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो रिलीज होता ही है, लेकिन कुछ और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम जानता है पार्चुरेशन के टाइम। रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ कैनाल को डायलेट करता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस को लूज करता है और बच्चे को बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इसका राइट आंसर है, आपके NCERT में बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है नीट 2020 का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसमें? मैच द कॉलम्स है, बड़ा ही सिंपल है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या हो रहा है? HCG हार्मोन रिलीज होता है। अरे थोड़ी देर पहले याद करो, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही इसी क्लास में ऐसा ही प्लेसेंटा और HCG का रिलेशन वाला मैच द कॉलम्स पहले आया था। फिर जोना पैलिसिडा, अभी अभी देखा कि एग मेम्ब्रेन है जो ओवम के चारों तरफ पाई जाती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एसेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है जिसे oocyte खुद अपने चारों तरफ सीक्रेट करता है। चलिए फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये मेल की एसेसरी सेक्स ग्लैंड है जो कि एट द टाइम ऑफ कॉइटस, क्योंकि ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड,
जो पाई तो जाती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लेटरल साइड में, लेकिन इसकी डक्ट आकर ओपन होती है पेनिस के रूट के बल्ब पार्ट में रखी पेनाइल यूरेथ्रा में। और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब पेनिस में इरेक्शन होता है, बाय द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक पाथवे ऑफ इरेक्शन, इस ग्लैंड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अभी इजैकुलेशन नहीं हुआ है, अभी ड्यूरिंग इरेक्शन ही इसका सिक्रीशन स्टार्ट हो गया है, जो कि ड्यूरिंग कॉइटस लुब्रिकेशन का काम करता है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। लिडिक सेल, अभी तो देखा ही था, लिडिक सेल को एलएच हार्मोन इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से रिलीज होता है कौन, एंड्रोजन। तो इजीली मैच हो गया। ए से मैच हो रहा है सेकंड, तो जरा देखो ए से सेकंड किस में आ रहा है। अरे ये तो पहला ए की मैच करते ही आंसर निकल जाएगा। द राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, पहला ही मैच कर लिया ना आपने ए से सेकंड। ए से सेकंड वाला ऑप्शन एक में ही है। मैंने कहा ना मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन कई बार बहुत ईजी कर देता है एग्जामिनर, आपको पूरा मैच ही करने की जरूरत नहीं हुई। आपने पहला मैच करके देख लिया, प्लेसेंटा, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, ए का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है। हालांकि आप आगे भी मैच करके देख लो अपनी श्योरिटी के लिए, लेकिन कई बार ऐसा एक मैच करते ही मैच द कॉलम सॉल्व हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2020 का ही है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मियोसिस 2 तब कंप्लीट होता है, याद है ना। मियोसिस 2 अरेस्टेड रहता है मेटाफेज 2 में, जो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम ओवेरी से रिलीज होता है। कहाँ अरेस्टेड है, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में। ठीक है, क्योंकि अभी उस सेकेंडरी oocyte के अंदर एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए उसकी गाड़ी मेटाफेज 2 में ही अटक गई है, एनाफेज में नहीं जा पाई है। तो उसके लिए उसको जरूरी क्या होता है कि उस पर स्पर्म आकर टकराए, क्योंकि जब सेकेंडरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन पर स्पर्म आकर टकराएगा, उसी के बाद उस सेकेंडरी oocyte के अंदर साइक्लिक एएमपी का फॉर्म होगा, जिसकी वजह से एपीसी का फॉर्मेशन होगा, और तभी मेटाफेज से गाड़ी एनाफेज में जाएगी और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, कब होता है मियोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट? तो बिल्कुल सीधा सीधा सारा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का, इसके अंदर सीधी सी सीक्वेंस पूछी है स्पर्म के बाहर निकलने की। सभी जानते हैं स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाता है ट्यूब्यूल रेक्टाई के थ्रू रेटेटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, देन वास डेफरेंस। तो चूज करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसने क्या किया, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इंग्वाइनल कैनाल और यूरेथ्रा। चलो कंसीडर करके एक बार सारे ऑप्शंस देखते हैं। फिर आता है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर उसने उसके बाद लिखा इंग्वाइनल कैनाल। इजैकुलेटरी डक्ट तो इंग्वाइनल कैनाल के पास होने के बाद आएगी। फिर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस से पहले आती है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 4। ठीक है, सब में क्या क्या गड़बड़ी आई आपने देख ली। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ एक एक जगह उसने सीक्वेंस उल्टी कर रखी है, उसकी वजह से आंसर नहीं जा पा रहा है। तो जो बेस्ट आंसर यहाँ पर निकल रहा है सीक्वेंस का, दैट इज द 4th आंसर, नीट 2018 का क्वेश्चन। चलो, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, वाओ, अभी नहीं देखा था नीट 2022 का क्वेश्चन, जिसमें अभी हम देखो इधर आओ, अभी देखो इधर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया है। ये रहा, ये कब का क्वेश्चन है, 2022 का। वही स्पर्मियोजेनेसिस की बात पूछी है, वही स्पर्मिएशन की बात पूछी है, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है। और इसी क्वेश्चन को इधर आकर देखो जरा, यहाँ किससे पूछा गया इस क्वेश्चन को, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन। ये बस यहाँ पर एक लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया है। तो देखो क्या लिखते हैं, क्या डिफरेंस है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के अंदर। डिफरेंस होता है कि यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कर रहा है, याद है ना। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्युलर मॉडिफिकेशन, किस में, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में। जबकि स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म रिलीज होना होता है फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो राइट आंसर इज 4th, यही तो डिस्कस किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया 2022 में और यहाँ पर आ गया 2018 में, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो गई, फॉर्मेट अलग हो गया। तो आपको नहीं लग रहा कि PYQ सॉल्व करने से कितना फ़ायदा होता है। आने वाले क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में वो भी इसी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया अगेन 2018 का क्वेश्चन। मैच द कॉलम्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। प्रोलिफरेटिव फेज तो फॉलिकुलर फेज, याद है ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 2 साइकिल कंसीडर करता है, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की
जो फॉलिकुलर फेज होती है, जहां पर ओवेरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जिनसे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, वही ईस्ट्रोजन यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर जाकर प्रोलिफरेशन कॉज करता है। दैट्स व्हाई दैट फॉलिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। तो ए का हो गया सेकंड। देखा जाए तो अपना क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ चुका है ए के सेकंड के हिसाब से थर्ड। फिर भी मैच कर लेते हैं, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटियल फेज, क्योंकि ल्यूटियल फेज में जब ओवेरी में कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, और वही प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पर आकर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को डेवलप करा देती है, फंक्शनल करा देती है, जिससे एंडोमेट्रियम से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सिक्रीटरी चेंजेस एंड दिस फेज इज नोन एज सिक्रीटरी फेज। तो बी का आ गया थर्ड, तो ये भी मैच हो रहा है। मेंस्ट्रुएशन, आप जानते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज ब्लीडिंग फेज ड्यू टू सेक्स हार्मोन विड्रॉल, डेवलप्ड एंडोमेट्रियम जो प्रीवियस साइकिल में डेवलप हुई थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो वो डिजेनरेट डिसइंटीग्रेट होकर ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस पर द राइट आंसर इज थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नी 2018 का ही क्वेश्चन है। देखिए, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर पहले आपने मियोसिस टू कंप्लीशन का क्वेश्चन देखा था, ये देखो इधर आओ, ये था कि नहीं, ये कब का क्वेश्चन था, 2020 का। म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो क्या होता है, मियोसिस टू सेकेंडरी oocyte में जब कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग ऑफ स्पर्म, उसी से बनता है हैप्लॉइड ओवम और रिलीज होती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मियोसिस टू पर बेस्ड था। और ये जो 2018 का क्वेश्चन अब आया है जिसमें इसने पूछा है कि सेकेंड पोलर बॉडी कब एक्सट्रूजन करती है, तो इसको भी देखा जाए तो सेम ही हो गया, दैट इज बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म। नो, स्पर्म के तो एंट्री के टाइम पर होगा ये काम। साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, नो, फर्स्ट क्लीवेज तो जाइगोट बनने के बाद स्टार्ट होगा। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज द राइट आंसर। मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन में 4 स्टेप होती हैं, सिंगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस। तो अभी तो केवल क्या हुई है, जब स्पर्म आकर टकराया है सेकेंडरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन से, अभी तो ये सिंगैमी यानी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन की बहुत सारी स्टेप्स बाकी हैं। तो इसका मतलब मियोसिस टू कब कंप्लीट हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ना बिफोर ना आफ्टर। द राइट आंसर इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और उसको जस्टिफाई करता है हमारा थर्ड ऑप्शन कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज में उलझाने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। सेम कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट पर। सेकेंड पोलर बॉडी पर बेस्ड था, मियोसिस टू पर बेस्ड था। चलो अगला ही 2018 का क्वेश्चन, Which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? देखिए, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो आप सभी जानते हैं उसके लिए FSH-LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी FSH-LH की अमाउंट का बढ़ना रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH नॉट पॉसिबल, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH नो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि FSH-LH के सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है, तो ये तो इसने लो लिख रखा है, गलत हो गया। फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का ओव्यूलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो राइट आंसर इज फोर्थ। अब आप कहोगे सर ईस्ट्रोजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन का क्या लेना देना है, तो देखो 10th डे के बाद जब फॉलिकल काफ़ी डेवलप हो जाती है तो ईस्ट्रोजन का ब्लड में जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है, एंड एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक, और उसी की वजह से आता है FSH-LH सर्ज। तो हम इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे FSH-LH सर्ज, लेकिन वो हमें नहीं मिला तो हम FSH-LH सर्ज का कारण क्या होता है वो ढूंढेंगे। FSH-LH सर्ज का कारण होता है एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, और उसी के पॉजिटिव फीडबैक से ही FSH-LH सर्ज आता है। तो अगर FSH-LH सर्ज ऑप्शन में नहीं है तो हमें चूज करना पड़ेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फीडबैक पर बेस्ड है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इफ ईस्ट्रोजन फेल्स टू अटेन इट्स एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सीधा सा आंसर हो गया, अगर ईस्ट्रोजन अपनी एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन अचीव नहीं कर पा रहा तो उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा, तो FSH-LH सर्ज नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब ओव्यूलेशन होने के लिए FSH-LH सर्ज होना जरूरी है, तो उसके लिए ईस्ट्रोजन की एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन का पॉजिटिव फीडबैक आना जरूरी है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2018 का ही क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर। प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आप लिस्ट बनाते ही हैं प्लेसेंटल हार्मोन्स की। चलो HCG,
यस HCG तो अभी हमने 2 बार देख लिया। मैच द कॉलम्स में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका कि प्लेसेंटा से HCG रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो बिल्कुल प्रोलैक्टिन की तरह काम करने वाला हार्मोन है HPL। फिर प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है प्लेसेंटा से, लेकिन प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता क्योंकि प्रोलैक्टिन तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, सारी चीजें सही जा रही हैं। ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसलिए इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सही लग रहा है। HCG भी रिलीज होता है, HPL भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन भी, ईस्ट्रोजन भी। फोर्थ वाले में गलती हो गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, प्लेसेंटा का नहीं है। तो द राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटेशन, अरे वाह, कैपेसिटेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेल बन जाती है स्पर्म की, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती। तो स्पर्म्स का जो फंक्शनल मैचुरेशन होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है, जहां पर आकर उसकी टेल मोटाइल होती है। लेकिन वो एपिडिडाइमिस में जब स्पर्म हाईली मोटाइल हो जाता है तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है। इसलिए जब तक अब वो स्पर्म मेल बॉडी में स्टोर्ड रहेगा तो कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से, कुछ इनिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं, उसकी हेल्प से उन स्पर्म्स को टेम्परेरीली इनिबिट कर दिया जाता है। यानी अब जब तक मेल बॉडी में वो स्पर्म स्टोर्ड रहेगा, वो इनिबिटेड रहेगा, उसकी मोटिलिटी रिड्यूस्ड रहेगी। लेकिन जैसे ही वो स्पर्म इजैकुलेशन के बाद वेजाइना में इंसेमिनेट होता है तो वो स्पर्म वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है और वहां पर उसका कैपेसिटेशन होता है, जिसकी वजह से उन स्पर्म पर बाइंड इनिबिटरी प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो अपनी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन कर सके और वेजाइना से चलकर फैलोपियन ट्यूब तक जा सके। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस कहां पर हो रही है? वेजाइना में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो द राइट आंसर इज फोर्थ। तो क्या है कैपेसिटेशन? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी वेजाइना में स्पर्म के साथ होने वाले चेंजेस, जहां पर इनिबिटेड स्पर्म्स को इनिबिटरी प्रोटीन्स रिमूव करके एक्सेसिव मोटिलिटी में वापस उनकी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन करवा दिया जाता है। तो कैपेसिटेशन टर्म क्लियर रहेगी। नीट 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का ही एक और क्वेश्चन है। GnRH, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन। GnRH आता है हाइपोथैलेमस से, पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रॉफ सेल्स पे और वहां से रिलीज करवाता है FSH और LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। द राइट आंसर इज फर्स्ट। बड़ा ही सिंपल। क्या है GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किसको रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से? गोनेडोट्रोपिन यानी FSH और LH को। बहुत ही सिंपल। एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ते हो और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हो, ध्यान रख लेंगे इस बात को। अच्छा, कई बच्चे क्या गलती करते हैं? कई बच्चे यहाँ पर जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखी हुई है, ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, जल्दबाजी में इस तरह से वो गलतियाँ कर जाते हैं। अब यहाँ पर तो एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर LH के साथ लिख दिया ऑक्सीटोसिन, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। देखिए, आपकी जो पहले NCERT चला करती थी उसमें क्या कहा गया था? एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन। हाँ, अभी जो नई NCERT अपडेटेड है उसके अंदर मेन टेक्स्ट में तो लिख दिया गया है एम्प्यूला, हालांकि समरी में अभी भी एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कभी भी फर्टिलाइजेशन आ जाए, आपको प्रायोरिटी से क्या ढूंढना है? एम्प्यूला। नहीं मिले तो किस पर जाना है? एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन। तो देखो, जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है? द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो सीधी सी बात है, तो इसका आंसर हमें मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है? यही आंसर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये पुराना क्वेश्चन है, पुराना जो NCERT था उसके अंदर एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन। आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन या तो ऑप्शन में ही नहीं होगा, या अगर होगा भी और अगर उसके अलावा एम्प्यूला वाला ऑप्शन हुआ तो आप एम्प्यूला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एम्प्यूला वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आप उस कंडीशन में एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो किसी भी ऑप्शन में एम्प्यूला है ही नहीं, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ही आंसर करना पड़ेगा। चलिए, तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन। ये फिर से सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, स्पर्म के बाहर निकलने की सीक्वेंस। तो कहाँ बनता है स्पर्म? स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहां से जाता है रेटे टेस्टिस में, फिर जाता है वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस और फिर वास डेफरेंस। द राइट आंसर इज थर्ड। वो तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके अंदर तो बहुत ही सिंपल पूछा हुआ है, कर लेंगे, बहुत ही बेसिक से है। अब आ गया ये अगेन 2016 का क्वेश्चन। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सही बात है, सही स्टेटमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है।
नहीं आया था यही क्वेश्चन, देखो यहाँ इधर आओ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टार्टिंग में ये रहा क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन कि एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है जिससे सम फैक्टर रिलीज होते हैं जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होता है। 2024 में ये क्वेश्चन, अब की बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे, गलती की गुंजाइश नहीं। देखिए, FSH stimulate the Sertoli cell which secretes some factors which help in spermiogenesis, right statement। LH trigger ovulation in ovary, ये भी अभी हमने देखा। LH surge responsible ovulation के लिए। LH at FSH decrease gradually during the follicular phase। अरे LH और FSH तो बढ़ते हैं follicular phase में, बात समझ में आई। और चौथा ऑप्शन LH triggers the secretion of androgen from the Leydig cell, ये तो सही बात है, थोड़ी देर पहले पढ़ा LH की वजह से Leydig cell एंड्रोजन रिलीज करती है। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपके पास, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर आपके लिए जाएगा थर्ड, LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। नो, बढ़ते हैं भाई, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 2016 का ही है, मैच द कॉलम से देख लेते हैं। मोन्स प्यूबिस, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था। प्यूबिस बोन्स के सामने की स्किन जो फैटी स्किन है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, तो किसका पार्ट है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। तो ए का थर्ड एंट्रम। ये टर्शरी फॉलिकल जब डेवलप होती है ओवरी में तो उसके अंदर कैविटी अपीयर होती है और उसी मेच्योर टर्शरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जोना पेलिसिडा भी बताया था, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, oocyte के चारों तरफ पाई जाती है। जोना पेलिसिडा एसेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर फाउंड अराउंड द oocyte एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द oocyte इटसेल्फ। नेबेनकन शीथ जो माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ होती है, स्पर्म के मिडिल पीस में एनर्जी चैम्बर कहलाता है। तो हो गया मैच। ए कौन से मैच हो रहा है? फोर्थ से, देखो सॉरी, ए मैच हो रहा है थर्ड से। तो कहाँ है भाई ए थर्ड? दो ऑप्शन में और तीन ऑप्शन में है। चलो फिर अगला देखना पड़ेगा, अब आगे जाना पड़ेगा। एंट्रम मैच हो रहा है 4 से, यानी बी के साथ 4 दो ऑप्शन में है। तो ये तो तय हो गया कि थर्ड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन होने वाला है। जोना पेलिसिडा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट आ गया फोर्थ आंसर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का सेकंड। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, बेसिक। क्या इसमें कोई लोड आ रहा है? देखो, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन, हे भगवान कितने सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, ये क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया था प्लेसेंटा के हार्मोन्स में। यहाँ पूछा गया था कि प्लेसेंटा के हार्मोन्स कैसे हैं, कौन से हैं। उधर पूछ लिया हार्मोन्स का नाम लिखे कि ये किससे सिक्रीट होते हैं। वाह, सेम ही तो कॉन्सेप्ट हुआ। देखो, सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। देखा, सेम कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा 2016 में पूछा गया था और ये आउट ऑफ NCERT था। इनिबिन एक हार्मोन होता है जो मेल में भी रिलीज होता है, फीमेल में भी। मेल में टेस्टिस की सर्टोली सेल से इनिबिन रिलीज होता है जिसकी वजह से FSH का रेगुलेशन होता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट कंट्रोल होती है। जबकि फीमेल में डेवलपिंग फॉलिकल की फॉलिकुलर या ग्रेन्युलोसा सेल से इनिबिन रिलीज होता है जो कि मिड साइकिल पर FSH और LH सर्ज के पीक में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि इनिबिन FSH को सप्रेस करता है, इसलिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल FSH का सर्ज LH सर्ज के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल के लिए अगर यहाँ देखा जाए कि इनिबिन किससे रिलीज होता है? ग्रेन्युलोसा सेल से, यानी डेवलपिंग फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल से। और ये किसके सिक्रीशन को इनिबिट करता है? FSH के सिक्रीशन को, ना कि LH के सिक्रीशन को। और यही वजह है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल FSH LH सर्ज में से LH का सर्ज ज़्यादा होता है और FSH का सर्ज कम होता है। तो द राइट आंसर इज सेकेंड। लेकिन अगेन इट इज आउट ऑफ NCERT। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो छोटी मोटी बातें आप क्लास के अंदर सीखते हैं तो वहाँ पर इस तरह के रेजिस्टेंस ना रखें कि ये चीज़ NCERT में दी हुई है और या ये चीज़ NCERT में नहीं दी हुई है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा सुन लिया करो। चलें, हिस्टेरेक्टोमी, अगेन ये वर्ड NCERT में नहीं है लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ज़ूलॉजी में हम इसको सीखते हैं। हिस्टेरा और मेट्रा दोनों वर्ड किसके लिए होते हैं? यूट्रस के लिए। और एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। तो सीधी सी बात है, दिस इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था AIPMD 2015 में। चलिए, इन ह्यूमन फीमेल्स
मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल, अरे वाह, 2 बार तो आ चुका अभी तक इस पर क्वेश्चन। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? जब सेकेंडरी oocyte पर स्पर्म आकर टकराता है। तो सीधी सी बात, कब तक कंप्लीट नहीं होगा मियोसिस 2? जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कैसे कंप्लीट होगा मियोसिस 2? अरेस्टेड ही रह जाएगा वो मेटाफेज 2 में, और उसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो उसे मियोसिस 2 कंप्लीट करके एक कंप्लीट ओवम बनने का सौभाग्य, जाइगोट बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए। AIPMT 2015 का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब आ गया ओ हो कैपेसिटेशन। अभी तो आया था थोड़ी देर पहले कैपेसिटेशन पे क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया है कैपेसिटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये रहा, कब पूछा गया था? 2017 में। यहाँ पर ये पूछा था कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, और अब जो क्वेश्चन आया उसमें ये पूछ रहे हैं कि कैपेसिटेशन में क्या होता है। कैपेसिटेशन में अभी बताया था क्या होता है कि जब इनहिबिटेड स्पर्म वेजाइना में पहुंचते हैं तो उनकी मोटिलिटी को फिर से रिगेन करवाया जाता है वेजाइनल फ्लूइड की हेल्प से। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नो, अभी तो वेजाइना के अंदर स्पर्म में चेंजेस होंगे, उसके बाद वो चलकर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तब जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका मतलब स्पर्म में होने वाले चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म में होने वाले चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, द राइट आंसर इज सेकंड। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वाह जी वाह। व्हाट इज द नॉर्मल या यूजुअल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, दैट इज फंडस एंड बॉडी। अगर यूट्रस के फंडस और बॉडी के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो जाए तो दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चाहे वो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो पेरिटोनियल कैविटी में जाकर, एब्डोमिनल कैविटी में जाकर हो जाए तो दैट इज पेरिटोनियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वही एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट हो जाए तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर वही एम्ब्रियो सर्विक्स में जाकर इंप्लांट हो जाए तो सर्विक्स भी तो साइट नहीं है ना इंप्लांटेशन की, तो दैट इज सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो 3 टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगी? प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, नो। ये तो क्या मतलब है? प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, नो। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूटेरस, यस, दिस इज द राइट आंसर। यूट्रस के जो नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है फॉर बॉडी एंड फंडस, उसके अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, चाहे पेरिटोनियल कैविटी में जाकर हो जाए, चाहे फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, चाहे सर्विक्स में हो जाए, सब क्या कहलाएंगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने? थर्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम जिक्र किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस में। इसलिए कई बार हम जब बच्चों को क्लास में ये चीज़ें समझाते हैं तो उनको लगता है कि बस नाम याद कर लें, अरे थोड़ा सा जानना पड़ता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्यूलर। देखो कौन सी लेयर? एंट्रल फॉलिकल मतलब वही डेवलपिंग फॉलिकल जिसके अंदर क्या आ चुकी है? फॉलिकुलर कैविटी यानी एंट्रम। तो बताओ मुझे कौन सी लेयर फॉलिकल के चारों तरफ पाई जाती है? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब इसमें मेंशन नहीं किया थीका एक्सटर्ना या इंटरना। देखो थीका एक्सटर्ना होती है एसेल्यूलर फाइब्रस लेयर जो कोलेजन फाइबर की बनी होती है, और थीका इंटरना होती है एंडोक्राइन सेल्यूलर लेयर जो कि ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। तो अब इसमें तो मेंशन ही नहीं किया कि थीका एक्सटर्ना और इंटरना। फिर दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन में फॉलिकल की लेयर नहीं पूछी है, इसने पूछा कौन सी लेयर फॉलिकल के अंदर होती है जो एसेल्यूलर होती है। तो आप जानते हो उस फॉलिकल के अंदर कौन रखा है? oocyte। और oocyte के चारों तरफ एक लेयर है जोना पेलुसिडा। 2 बार मेंशन कर चुका हूं कि जो जोना पेलुसिडा दैट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो oocyte के चारों तरफ खुद oocyte फॉर्म करता है, जो एसेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और टाइप बी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, और उसके बाद जो भी बनेंगे जहां से मियोसिस 1 स्टार्ट होकर रिडक्शनल डिवीजन हो गया, चाहे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेट, वो सब कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड ही होगी, हाफ क्रोमोसोम गए हैं, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड ही होगा, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल। तो द राइट आंसर इज फोर्थ। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। वाह अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन समझाया था कि ओव्यूलेशन होने के लिए FSH और LH सर्ज जरूरी है। आया था ऐसा क्वेश्चन, देखो दिखा के लाता हूं। तुम ना पुरानी बातें भूला मत करो, 10 मिनट पहले की बात, तो ये गजनी है क्या हम हैं? 10 मिनट पहले भी पढ़ी हुई बात को भूल जाएंगे?
ये क्वेश्चन कब का क्वेश्चन? 18 का। ओव्यूलेशन समझाया था कि ओव्यूलेशन के लिए क्या जरूरी है, FSH-LH सर्ज, और FSH-LH सर्ज के लिए क्या जरूरी है, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ईस्ट्रोजन, जो कब आता है, ईस्ट्रोजन की एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन से। तो आप समझ गए, ओव्यूलेशन होने के लिए ईस्ट्रोजन की एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के पॉजिटिव फीडबैक से FSH-LH सर्ज होगा। लो भाई, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने फिर हाजिर है। लेकिन ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था 2015 में। LH सर्ज जरूरी है ओव्यूलेशन के लिए? यस। ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली डेवलप्ड होगी जब भी तो रप्चर होकर ओव्यूलेशन करेगी, तो ये भी जरूरी है। यस। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, यस, ओव्यूलेशन से रिलेटेड है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, ओव्यूलेशन होगा, तो उससे सेकेंडरी oocyte ही तो रिलीज होता है। लेकिन क्या चीज एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन से? डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल। अभी समझाया था कि ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्राडायोल का मतलब क्या है? ईस्ट्रोजन, इसका एक्सट्रीम हाई लेवल ही FSH-LH सर्ज करवाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन। अगर ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजन ही डिक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा, FSH-LH सर्ज नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। समझ गए बात को? सेम कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मैंने आपको जो बेसिक और बहुत मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो दोनों तरह के कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एहसास भी होगा, या NCERT की लाइनों को थोड़ा ट्रिकी करके घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ NCERT भी पूछ ली जाती हैं। तो ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी NCERT पे भरोसा रखिए, बस ध्यान रखना कि NCERT की लाइनें जो आपने पढ़ी हुई हैं उसका थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्लास में टीचर्स ने आपको सबको समझाया है, नोट्स में आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। थोड़ा सा दिमाग शांत रख के एग्जाम में एनालिटिकल वे में क्वेश्चंस को कंपेयर करके, ऑप्शंस को कंपेयर करके आंसर करने हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको उम्मीद रखता हूँ कि तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी करेंगे, और इस तरह की हेल्प से आप अपने नीट के सफ़र में, अपने मेडिकल कॉलेज के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।